क्या कहना चाहेंगे आज? देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रमुख तो मैं है नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो ज़रूर दूंगा। आज आप देखोगे तो एक पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन ये बीजेपी के साथ शुरुआत हुआ था मुसलमानों के खिलाफ। आपको अगर किसी भी समाज की तरक्की या विकास रोकना हो तो आपका सबसे आसान रास्ता जो होता है वो है उनको राजसत्ता से दूर रखो, उनको पॉलिटिक्स या स्टेट पावर से दूर रखो। अगर किसी भी समाज के कॉरपोरेटर, विधायक, खासदार चुन के नहीं आते तो अपने आप जाहिर सी बात है कि वो समाज खुद के बलबूते पे अपनी तरक्की नहीं कर पाएगा। और यही राजनीति एक्सक्लूजन की, उनको बाहर रखने की 2014 के पहले से ही बीजेपी करते आ रही है। लेकिन आपको ये इलेक्शन में दिखेगा कि बीजेपी ने एक ट्रैप फंसाया है कांग्रेस पे। उसमें वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति जायदाद बांट के वो मुसलमानों में बांट देगी। ये ऐसे बहलाने के झूठे आरोप बीजेपी करते आए। अभी हम सबको पता है कि बीजेपी जो चलाने वाले लोग हैं वो एक नंबर के झूठे हैं और उन पे कोई भरोसा नहीं करता, उन पे कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन कांग्रेस वालों उनके ट्रैप में अड़क गए हैं। और आपको ये दिख रहा है कि बीजेपी के साथ साथ आज कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि हमको प्रो मुस्लिम ब्रांड कर देंगे, हमको प्रो मुस्लिम लेबल कर देंगे, और इसलिए कांग्रेस मुसलमानों से दूर हट रहा है, कांग्रेस मुसलमानों की आवाज़ बनने से दूर हट रहा है। आप देखोगे कि 40 पन्नों का मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, उसमें एक लफ्ज़ एनआरसी सीए के खिलाफ नहीं बात किया है। दूसरी तरफ 48 सीट्स है, उसमें से एक भी उम्मीदवार ये मुसलमान समाज का महाविकास आघाड़ी या महायुति से नहीं आया है। और उसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, ये जो स्टेट्स है जहाँ पे मुसलमानों की परसेंटेज 30% से ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा मुसलमान की तादाद है, वहाँ पे भी कांग्रेस ने या महाविकास आघाड़ी ने या इंडिया अलायंस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। और ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि बीजेपी तो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन करती आई है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को अपने जाल में फंसा के, बीजेपी ने कांग्रेस को ट्रैप में अड़का के और उनको डरा के उनको भी पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए मजबूर किया है। और उसके लिए कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई है। ये एक बहुत अफसोस की बात है और उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ज़रूर लड़ेगी। और इसीलिए आपको दिखता है कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी मोहम्मद पैगंबर बिल जैसे माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स ला रही है महाराष्ट्र के सरजमीन पर। दूसरी तरफ एनआरसी सीए ये एक बड़ा कैंपेन पॉइंट है, क्योंकि ये एक काला कानून है जो सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं तो यहाँ के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, भटके विमुक्त के लिए, सारे पिछड़ों के खिलाफ ये कानून आता है। उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी काम कर रही है। और इस महाराष्ट्र में 48 सीट्स में से जो हमने 8 सीट तो पाठिंबा दे दिया है, 40 सीट बचते हैं। उन 40 सीटों में से भी 7 मुसलमान उम्मीदवार देने का काम ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और ये सिर्फ ऐसी अकेली पार्टी है जो हर समाज को, हर कौम को, हर मजहब को एक साथ लेके उनको राज सत्ता तक पहुंचाने का काम करेगी। सर, दौलत खान की जीत को लेके आप कितना सुनिश्चित है वंचित आघाड़ी की तरफ से? ईशान मुंबई के जो उम्मीदवार है आज दौलत खान की साहब की जो सभा थी उसमें से भी दिख रहा है, और उनको जो प्रचार के दौरान जो सपोर्ट मिल रहा है और हमारे जो इंटरनल सर्वेज है उससे भी हमें ये पता चल रहा है कि दौलत खान साहब की पोजीशन आज ईशान्य मुंबई में बहुत अच्छी है। जो मैं और पूछना चाहूँगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाई हुई संविधान है जिसको बीजेपी बदलना चाह रही है, तो क्या ये हो पाएगा? क्या संभव है? क्या मागे सरकार तो देखिए, बीजेपी को हम बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान किसी भी हालत में बदल नहीं देंगे। हम उनको सियासती राजनीति में हराने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और हराएंगे। अगर सियासती राजकारण में नहीं हुआ तो अगर हम पार्लियामेंट में जाके उनके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आज जो अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में वो आवाज़ उठाने से डर रही है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस रास्ते की जंग भी बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे, लेकिन हम बीजेपी को बाबा साहब का संविधान बदलने ज़रूर नहीं देंगे। सर, 50 खो के बिल्कुल ओके की तरह अगर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स भी जीतने के बाद बीजेपी के साथ जाके अगर सरकार बनाते हैं तो वीबीए का आगे अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से अपोजिशन? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल पूछा है भाई। तो आप देखिए कि जब भी वीबीए और महाविकास आघाड़ी का बातचीत चल रहा था, समझौता चल रहा था, तभी बाला साहब अम्बेडकर ने एक कंडीशन रखा था कि आप हमें लिख के दीजिए कि हमारे वोटों पे चुन के आने के बाद आपकी पार्टी या आपके उम्मीदवार ये बीजेपी के साथ भागेंगे नहीं। और तभी उस पर संजय राउत ने ये कहा था कि हम ऐसे नहीं लिख के दे सकते,
हमारा कुछ निश्चित नहीं है, हमारा कुछ पक्का नहीं है, हमको सारे दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। तो ये पक्का है कि महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस के कुछ भगोड़े ये बीजेपी के साथ भागेंगे और लोगों को फंसाएंगे, लेकिन ये हुआ तो भी वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी को भी हराएगी और इन भगौड़े को भी हराएगी। सर यही मुद्दे को लेकर के मुसलमान जो है यहाँ के, तो उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली है, क्या कहना चाहिए? क्या 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 बीजेपी से दूरी बना ली है, बीजेपी के देखो, विरोध पे खड़े हो गए। मुसलमानों ने किसी से दूरी नहीं बनाई है। बीजेपी ने जो खौफ का राजनीति किया है, इससे अलग अलग समाज उनसे दूर गया है। मुसलमानों ने किसी समाज से, किसी भी पार्टी से दूरी नहीं बनाई। ये बीजेपी का राजकारण है, मनुवादी राजकारण, जिससे हर समाज उनसे दूर जा रहा है। मुंबई की खिलाफत हाउस में एक सभा हुई थी मुस्लिम समाज की, और यहाँ शिवाजी नगर में भी सभा हुई जिसमें कि बीजेपी के विरोध में मतलब खड़े होने की बात है। और उसी खिलाफत हाउस के सभा में फारूक सर ने बात किया था, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो प्रवक्ता है फारूक अहमद साहब, उन्होंने भी बात किया था, और सारी जगहों से मुस्लिम कौम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ेगी, ये ऐलान भी हुआ था।